मैं अपने द्वितीय सत्र के लिए आह्वान करती हूँ अपने पैनलिस्ट से कि वे मंचासीन हों। श्री पुलकित शर्मा ईडी दौलतराम इंडस्ट्रीज, श्री प्रदीप करमवेलकर फाउंडर विजन B3, श्री अनिरुद्ध चौहान स्टेट हेड CII। मॉडरेटर होंगे डॉक्टर अमरजीत S खालसा, ग्रुप डायरेक्टर IPER। फैकल्टी मेंबर फ्रॉम आईपर प्रोफेसर राहुल चौबे एवं एक स्टूडेंट शुभम मेहरा, ये सभी पैनलिस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इन सब के द्वारा थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी विषय पर चर्चा की जाएगी। मैं अनुरोध करूँगी हमारे मॉडरेटर डॉक्टर अमरजीत S खालसा से कि वे इस कार्यक्रम, इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करें। धन्यवाद मैडम। सभी उपस्थित महानुभाव, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं काम की बात पर पहले आऊँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, भारत का भविष्य यही है। और सबसे पहले हमें अपने प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आज हम सबको दिशा देने का काम किया है और आज हम यहाँ बैठे हैं उस विषय को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत 2047 में विकसित होना इसका निश्चित है। संभव है नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये निश्चित है। अगर भारत को विकसित होने से कोई रोक सकता है तो वो हम खुद ही होंगे, क्योंकि इस देश को विकसित बनाने वाले भी हम खुद हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान रखते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे ये जानकर, आपको ये बताकर बहुत खुशी होती है कि आज का जो हमारा पैनल है उसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो ये उसी तरफ आपको इशारा करता है। हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय कराऊं, मिस्टर अनिरुद्ध चौहान। ये स्टेट हेड हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक यहाँ व्यक्ति है जो हमें बता सकता है, हमें आइडियाज़ दे सकता है कि इस तरफ हमें कैसे आगे बढ़ना है। खुद प्रैक्टिशनर, यानी जो खुद इंडस्ट्री चलाते हैं, और इस देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में हमारे शहर का एक ज्वेल है दौलतराम इंडस्ट्रीज। उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पुलकित शर्मा हमारे साथ हैं, जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इस पूरी ग्रोथ को आगे ले जाने वाला हमारा यूथ है, और हमारे यूथ को क्या करना होगा और वो आज की तारीख में कर क्या रहा है, ये अगर आपको समझना है तो हमारे तीसरे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप करमवेलकर, जो कि बिजनेस विजन बिज के फाउंडर हैं और स्टार्टअप मेंटर और हमारे शहर के जाने माने इन्वेस्टर भी हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टियर फैकल्टी आईपर मिस्टर राहुल चौबे भी हैं और हमारे स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट की तरफ से, और मैं खुद डॉक्टर अमरजीत सिंह खालसा। क्योंकि इस ग्रोथ को लाने वाली भी इंडस्ट्री है, बनाने वाली भी इंडस्ट्री है, रखने वाली भी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री को चलाने में मैनेजमेंट एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हमारा एक पर्सनल विषय भी है कि हम इस पर बैठ के बात करें। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी से ही इस बारे में विषय को ओपन करना चाहूँगा आपसे कि मुझे लगता है कि हमारे देश के युवा को सबसे पहले तो ये बताने की ज़रूरत है कि हम विकसित क्यों होने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि हम विकसित क्यों होने वाले हैं, हमारे देश की GDP दर क्या है, GST कलेक्शन क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि वो सब ठीक दिशा में जा रहा है। तो मैं अनिरुद्ध जी से पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्री आज की डेट में कितना कॉन्फिडेंट है इस ग्रोथ को लेकर। थैंक यू अमरजीत जी। एंड सबसे पहले, जैसा आज सुबह हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना कि 2047 में जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है हमारा, ये एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है। सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने आंकड़ों की बात करी खालसा साहब। राइट नाउ हम 7 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं, और 2047 में हमारे पास एक लक्ष्य है कि भारत की पर कैपिटा इनकम को $12,500 करना है, जो कि आज का करंट लेवल $2,500 के करीब है।
जिसका अर्थ ये हुआ कि हमें करीब 6 गुना उसको करना है। अब वो 6 गुना करने के लिए देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब ये जो 6 गुना लक्ष्य की जो प्राप्ति करनी है, मैं इसको एक आने वाले हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ कि इंडस्ट्री को किस तरह से क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, जो हम इस जो आह्वान किया गया है इस पर्टिकुलर लक्ष्य को पाने का, हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसा आपने कहा कि हम एक ग्रोथ मोमेंटम को लेके चल रहे हैं, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें एक थ्राइविंग इकोनॉमी को लेके चलना है, और उसके साथ साथ हमारा जो आज का टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमको चाहिए उसके साथ साथ, तो इन दोनों लक्ष्य को साथ में रखते हुए किस तरह से हम इसको लेके आएंगे, ये एक बहुत बड़ा पहलू रहेगा इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडस्ट्री के लिए कुछ टारगेट्स तो डेजिग्नेटेड हैं, क्योंकि इस ग्रोथ को पाने के लिए, विकसित बनने के लिए इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यहाँ पर मैं पुलकित जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्री पर पुलकित जी से बात करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा विषय का एक इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। हमारे देश का एनुअल बजट जो है लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास है, और 40 लाख करोड़ रुपया जब भारत सरकार खर्च करती है तो हमारे देश की जीडीपी लगभग 360 लाख करोड़ होती है, और इस 360 लाख करोड़ की जीडीपी करने वाले के आप और हम लोग हैं, और इस जीडीपी को करवाने वाले लोग इंडस्ट्री है। तो अगर भारत सरकार के बजट को अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों से, तो वो बढ़ते हुए 19 लाख करोड़ से लगभग 42 लाख करोड़ पे आ गया है। यानी अगर सीधा प्रपोर्शन हम निकालें तो जीडीपी को दुगना करना है तो आपको अपने एक्सपेंडिचर को दुगना करना होगा। एक्सपेंडिचर को दुगना करने का एक ही तरीका है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती रही तो इसका बॉटम ऑफ द पिरामिड पे भी इंपैक्ट आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट साथी हैं मिस्टर पुलकित शर्मा। रेलवेज आप जानते हैं कि इस देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की तारीख में कर रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि हम 2047 में अगर हमें जाना है तो और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नमस्कार खालसा जी। आपको एक जनरल व्यू भी देना चाहूँगा और एक फोकस व्यू भी देना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। रेलवेज एक हार्ट लाइन है आपकी कंट्री की, जैसे रोड्स हैं, जैसे शिपिंग है। रेलवेज इज ऑल्सो हार्ट लाइन ऑफ अ कंट्री, बट what we are seeing in the railway sector today is just the tip of the iceberg. हमारा freight movement जो कि goods movement होता है, that is mostly जो lightweight goods है, that is still on the road, on the trucks. But अगर हमें अपना विकसित भारत बनाना है तो आज जो हमारी रेल की कैपेसिटी है फ्रेट ढोने की, वो 2030 तक डबल होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लोकोमोटिव्स नहीं लगेंगे, जिसके लिए आपको वैगन्स नहीं लगेंगे, जिसके लिए आपको रेल नेटवर्क नया डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें हज़ारों अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज लगेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बिना, मैन्युफैक्चरिंग के बिना कोई देश विकसित हो नहीं सकता। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें आप रॉ मटेरियल कहीं से लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, देयर इज अ कन्वर्जन कॉस्ट, देयर इज अ एनर्जी कंजम्पशन कॉस्ट, देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन दैट। लेकिन उस सेक्टर में आपको अगर इनोवेट करके उस सेक्टर को सस्टेनेबली ग्रो करना है तो देन यू हैव टू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। आज की लेवल पे जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस कंट्री में, वो मैन्युफैक्चरिंग अगले आने वाले 5-6 साल में चेंज होने वाली है। मैं 10 साल भी नहीं कहूँगा आपसे, बिकॉज अभी हम मेटल को ज़मीन से निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, ओर को हम मेटल बनाते हैं, फिर उसके बाद उस मेटल को हम वापस मशीन करके उसमें से स्क्रैप जनरेट करके उसको हम फेंक देते हैं।
बट ये ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. आप उस चीज को उतना ही यूज कीजिए, उतना ही एफिशिएंटली यूज कीजिए जितनी उसकी जरूरत है. आप सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स और हजारों OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. क्या किसी को ये पता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग का नेटफ्लिक्स की जरूरत है? आज जो चीज मैं इंडिया में बना रहा हूं या मैंने कोई चीज डिजाइन करी है और उस चीज की अगर लागत किसी दूसरे देश में है, तो उस चीज को बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट कर कर उसको हजारों स्टेजेस से निकालने के बाद वो चीज अपने निर्धारित जगह पे पहुंचती है. कल ये नहीं होगा. कल मेरे पास मेरा डिजाइन है, मेरा इंजीनियरिंग टैलेंट है, मैं उस चीज को बनाऊंगा, नेटफ्लिक्स पे उसको अपलोड करूंगा. जिसको वो चीज जहां बनानी, जिस कंट्री में, वो उसको डाउनलोड करेगा और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज करके उस चीज को वहां बना लेगा. तो विकसित भारत is not just the economic front of the country, it is also the mental and spiritual level of the country. हम कहाँ खड़े हैं उस लेवल पे. तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 तक हम विकसित भारत बनने की उसमें हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे एजुकेशन लेवल को भी विकसित करना पड़ेगा. आज के लेवल में हम जब इंडस्ट्री में बैठकर इंटरव्यू लेते हैं तो वो स्किल सेट इंजीनियरिंग कॉलेज को या मैनेजमेंट कॉलेज को वो डेवलप करना पड़ेगा कि हम उस लेवल पे उस टैलेंट को लेके आए कि इंडस्ट्री में इमीडिएटली वो यूज हो जाए. आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. मुझे लगता है मेरे जितने साथी मित्र एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, उन्होंने इस बात को बहुत गौर से सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम समझ रहे हैं, आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग क्या होने वाली है और हमारी उसके लिए क्या तैयारी है. ये आज का मुझे लगता है इस पैनल डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें आगे मंथन करके कहीं ना कहीं आगे पहुंचाना पड़ेगा. तो मेरी आप सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप और सोचिएगा. एंड थैंक्स पुलकित जी, आपने जिस तरफ इशारा किया है शायद हमारी आंखें भी आपने खोली हैं. खैर, इस कंट्री का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम सभी जानते हैं, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यूथ, जो आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला, वॉइस ऑफ यूथ. उन्होंने साफ इशारा किया है कि इस देश को विकसित अगर कोई बनाएगा तो वो आप यूथ हैं. सवाल यही आता है कि फिर ये यूथ आज की तारीख में कर क्या रहा है. अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूथ जो है इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा है और अपनी डिग्री को हासिल कर रहा है. लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो डिग्री को हासिल करने के साथ साथ इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है आज की डेट में. और ये जानने के लिए कि हमारा यूथ ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे पास एक बहुत इस शहर की जानी मानी शख्सियत हैं जो कि स्टार्टअप्स नेटवर्क के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं कि आज का यूथ बिजनेस किस तरीके से कर रहा है. तो प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी दिख रहा है कि हमारा यूथ इस प्रगति के पथ पर चल चुका है अपने बिजनेस ज्ञान और बिजनेस एग्जीक्यूशन की वजह से? थैंक्स अमरजीत फॉर दिस. हाँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानूंगा. जिस तरह से मध्य प्रदेश को अगर मैं देखूं और भारत को देखूं तो ये जो स्टार्टअप का बहाव आया है 2016 के बाद, जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की थी, फिर मध्य प्रदेश शासन ने भी की, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ से मैं जुड़ा हूँ, और जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ आज हाथ उठाने वालों में 30% लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपना कुछ करना चाहते हैं. और पुलकित जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि भारत की नेक्स्ट ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप से ही आएगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे कि आई कैन एम्प्लॉय पीपल ऑल्सो, मैं और लोगों को भी जोड़ सकता हूँ, तो वो जो थॉट प्रोसेस है मुझे लगता है वो बहुत तेज़ी से पिछले 5-6 सालों में इस्टेब्लिश हुई है. यंगस्टर्स बड़ी जल्दी आके कहते हैं आप हमें बताइए हम कैसे कर सकते हैं. और बड़ा अच्छा लगता है जब आप देखिए हर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बरकतुल्ला में भी, सब में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आते जा रहे हैं. और इंक्यूबेशन सेंटर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यूथ को और स्टार्टअप्स को, क्योंकि उनको देखिए अभी अपन उस स्टेज पे है जहाँ पर हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझती,
और एकेडमिक्स में और मैनेजमेंट में बात करेंगे तो मुझे लगता है इंक्यूबेशन एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पर इस तरह के स्टूडेंट्स को मौका लग सकता है कि उनकी बातों को समझा जा सके। ट्रेडिशनल टीचिंग्स में अभी वो एंटरप्रेन्योरशिप शायद नहीं आई होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सभी जगहों पर विथ इंडस्ट्री एंड विथ मेंटर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। और मैं आज ये मानता हूँ कि आने वाला जो समय है, जैसा पुलकित ने कहा, इट इज़ अबाउट हाई कनेक्ट एंड हाई टेक। In AI and machine learning era, it is high connect. You should have a high connect with the people, high network with the people, but with high technology. Every industry need that technology. I think youth जितना भी है वो technology में बहुत sound है. They are very good in technology and they are thinking and executing it very fast. तो हमें ज़रूरत ये है कि उनकी उस क्षमता को एक्सप्लोर करना चाहिए थोड़ा सा। कई बार वो उनको डायरेक्शंस नहीं होते। सो इफ़ वी कैन टेक देयर स्ट्रेंथ कि हाँ भाई ये अगर इस क्षेत्र में मूव हो जाएगा सो दे कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट। और जैसा मैंने बोला है कि स्टार्टअप्स को तो अब एक और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई हैं इस देश में। इंडस्ट्रीज़ आजकल अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। आजकल मर्सिडीज से लेकर सारे बड़े कॉरपोरेट्स वो कह रहे हैं आप अपना नया इनोवेशन जब तक सोचेंगे वी हैव ऑलरेडी ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज़ नॉट सॉल्वेबल बाय आवर ओन पीपल। जो 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे वो नया नहीं सोच पा रहे थे, पर ये प्रॉब्लम यंग आदमी जल्दी सोच पाता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नया व्यक्ति जल्दी सोच पाता है। तो आज की डेट में अगर आप IITs या IIM में जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े कॉरपोरेट्स अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के पास आ रहे हैं एंड दैट कैन बी डेवलप दिस इंडस्ट्री वेरी वेल, जहाँ पर यूथ इंगेज हो जाएगा इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनके साथ, क्योंकि इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज जब आएंगी तभी हम नेक्स्ट लेवल पर पहुँच पाएंगे। इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव। बहुत ही एनकरेजिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर को जिस नज़र से अभी तक हम देखते थे वो ऐसा कुछ होता था कि वहाँ पर छात्र अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करेगा और उसको मेंटरिंग सपोर्ट मिलेगा। हम ऐसा इंक्यूबेशन को समझते थे, पर प्रदीप सर ने जो अभी बताया है कि इंक्यूबेशन में ऑलरेडी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट आ चुका है। अगर वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खुद आगे बढ़कर हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स को दे रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती 2047 की तरफ जाने में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जो यहाँ पर हैं वो इंडस्ट्री से कुछ ऐसा टाई अप हमारा करा के दें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डाउन सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ वो बटें, क्योंकि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 संस्थानों में ही आपको अच्छे छात्र या छात्राएं मिलेंगे, आपको 100 संस्थानों में भी मिल सकते हैं। तो अगर बॉटम तक हमें जाना है तो एक कड़ी का काम हमारे विश्वविद्यालय कर सकते हैं और हमारी रिक्वेस्ट उनसे ज़रूर होगी कि वो ऐसा करें। आज का टॉपिक और विषय है थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो पहले मैं थ्राइविंग पर आता हूँ। थ्राइविंग से हमारा आशय ये है कि क्या ये हो रहा है, और सस्टेनेबल से मतलब ये है कि अगर हो रहा है तो क्या ये होता रहेगा। तो पहले तो हमें अपने यूथ को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये हो रहा है, और ये हो रहा है विश्वास दिलाने के लिए मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। ये हो रहा है 2016 से। जब डीमोनेटाइजेशन इस देश में हुआ था तो उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। आपको कुछ भी पता हो, एक अलग विषय है। मैनेजमेंट की नजर में, बिजनेस की नजर में डीमोनेटाइजेशन का आशय था ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी से। और डीमोनेटाइजेशन के साथ जैसे ही 2017 में जीएसटी आया, उसने इस बात को लागू कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। आप देखिए 2016 और 17 से जो 2 पिलर्स हमारे बने हैं, एक डीमोनेटाइजेशन का और एक जीएसटी का, उसके बलबूते हम कहां तक पहुंचे हैं। आज आपका जीएसटी कलेक्शन जो 1,60,000 करोड़ रुपया महीना आ रहा है, ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए महीने के आसपास होगा। 40 लाख करोड़ रुपए का एनुअल बजट मैंने आपको बताया, 24 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आएगा। आप समझ के चलिए आप कहां पहुंचने वाले हैं। ये है थ्राइविंग, ये हो रहा है, ये होना है। अब बात आती है सस्टेनेबल की। तो यहां पर मैं अनिरुद्ध जी को दोबारा लेकर आना चाहूंगा कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपको क्या दिख रहा है। अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएं तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हमारे देश में होने वाले हैं जहां से इस ग्रोथ के मोमेंटम को जारी रखा जा सकता है। अमरजीत जी, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की। आई थिंक आज की तारीख में जब अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जब COP28 दुबई में हुआ और उसके पहले COP27 पेरिस में हुआ, तो इंडिया ने काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को अपना व्यू प्रेजेंट किया कि ग्रोथ बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नहीं हो सकता।
कुछ प्लेजेस भी किए गए। हिंदुस्तान ने कहा कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो इकनॉमी बनाएंगे। हमने ये कहा कि हम हमारी एनर्जी का 50% रिक्वायरमेंट 2027 या 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आएंगे। तो ये दर्शाता है कि हम डेवलपमेंट की ओर तो अग्रसर हैं, थ्राइविंग इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे आंकड़े भी दर्शाते हैं कि पिछले 7 से 8 वर्ष से आप देखेंगे तो 7+ कंटिन्यूस ग्रोथ हमको मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम पूरे विश्व को ये भी बताना है कि हम जो ये ग्रोथ लेके आ रहे हैं ये सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आ रहे हैं, जो चाइना में जो ग्रोथ हुई है, चाइना आज वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है। अगेन मैं कुछ आंकड़ों पे जाऊंगा कि 16,000 USD का उनका 16,000 USD डॉलर का उनका GDP ग्रोथ है। हम अभी और चौथे नंबर पे चल रहे हैं। हम लोग रिसेंटली जापान को सरपास करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये अपने आप में एक चुनौती भी है कि हमको भारत को दुनिया की फैक्ट्री भी बनाना है मैन्युफैक्चरिंग की, बट एट द सेम टाइम हमको वो चाइनीज़ मॉडल पे नहीं जाना है। जो चाइनीज़ मॉडल आज सबके सामने है कि वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूशन बेस्ड जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो आज चाइना में हैं। हमारे यहाँ पे भी एक कंसर्न का विषय है, एवरीबडी इज़ नाउ टॉकिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारे कुछ शहरों का नंबर भी उन टॉप 10 सिटीज़ में आता है। बट एट द सेम टाइम जो कंसर्न व्यक्त किया गया है कि हम इसको फर्दर पर्कुलेट नहीं करने देंगे, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रोथ मॉडल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट किया है कि द ग्रोथ हैज़ टू बी सस्टेनेबल ग्रोथ, आई थिंक हमको उसी मॉडल की तरफ अग्रसर होना है। एंड आई थिंक आज की तारीख में इंडस्ट्रीज़ भी आप देखेंगे कि सारी इंडस्ट्रीज़ आजकल नेट ज़ीरो कंसेप्ट की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को बदल रही हैं। सारी कंपनीज़ में आजकल पोल्यूशन कितना हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर काफ़ी मॉनिटरिंग हो रही है। तो while this is a continuous process, this will take time, but at least we are going in the right direction and not in the Chinese direction of growth. शायद उन्होंने शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव करी है, बट हम सस्टेनेबल टू 2047 तक ग्रोथ आई एम श्योर कि भारत जो है इस ग्रोथ को अचीव करेगा विद अ सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव इन द माइंड। जानकर बहुत अच्छा लगा कि इंडस्ट्री को इस बात का विश्वास है कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। वो क्यों बनी रहेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने पूरी दुनिया ने कोविड टाइम्स भी देखे हैं और कोविड टाइम्स में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने जो रेजिलिएंट नेचर दिखाया है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेस टेस्ट था। और अगर हम कोविड को निकालकर अपनी अर्थव्यवस्था को वापस 7% पर अगले पिछले 4 सालों में लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है किसी आंकड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों है उसके पीछे का तर्क मैं आपको बता देता हूं। हमारे देश का सेविंग रेट, हमारे देश का जो आम सिटीजन ऑफ द कंट्री है, उसका बेसिक सोच ये रहता है कि मैं खर्च के साथ जमा भी करूं, जो कि अनिरुद्ध जी जो बता रहे थे, चाइना मॉडल में यही एक खामी थी। और शायद दुनिया के हर देश में ये एक नेगेटिव फैक्टर है कि सेविंग रेट नहीं है। हमारे देश में ग्रोथ के साथ सेविंग रेट है, तो आपदा में अवसर ऐसे ही बनता है जो कोविड में हमने देखा और वो बना। तो मुझे लगता है अनिरुद्ध जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमें चाइना मॉडल की तरफ तो नहीं जाना है और हम जा भी नहीं रहे हैं और वो दिखा भी चुके हैं हम। पुलकित जी से मैं एक ज़रूर इसमें आइडिया लेना चाहूँगा कि जब आप इंडस्ट्री में लोगों को अभी हायर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो हायरिंग से आपके पास स्टफ आ रहा है, अब देखिए ये तो तय है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ये समझ में आ चुका है कि हमें एक फर्स्ट डे रेडी एम्प्लॉय जो है इंडस्ट्री को देना है। क्या ये अभी भी आप पा रहे हैं या इसमें अभी भी आपको गैप नजर आ रहा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एजुकेशन के सेक्टर में हुई है, जहाँ से मैं आता हूँ, पहले भोपाल में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, MSCT एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बरकतुल्ला था। So when an industry like us used to call for interviews, we used to get 10 or 5 people who would come and interview with us because we were a small company then. Everyone had an idea of what IT is. People are getting jobs outside. Now that pool has increased. Since that pool has increased, the
percentage has also improved. But we have to further increase that percentage. Every country that has gone through the development cycle, if you look at the history, they only took 20 years. Whether it was USA, whether it was Korea, whether it was Japan, whether it was China recently, it just took them 20 years to claim their fame to developed nation. And that 20 years is now, we have already lost 5-6 years in that race. Because that race has already started in India a long time back, of getting to a developed stage. So now we have, say, 15 years. Let's not take the target of 2047. Let's take a target of next 15 years. We should change the way we teach our kids. We should change the way we nurture their skills. Like he said, incubation centers are such a great ideas. But industry should know which incubation center excels in what kind of knowledge bank. Today I know if I want to go to an IIT, which IIT excels in civil branch, which IIT excels in mechanical branch, which is great with computer science. We need to start marketing our incubation centers in a way where we would say that an incubation center in XYZ university has technical know-how and has technical prowess in this faculty. I think that is the way we can, one, market our incubation centers and also start solving the problems of the industry, which actually industry is looking forward to. I think what Sharma sir has said, दो ideas निकल के तो तुरंत आ गए. एक तो 2047 का अगर हमारा एक बड़ा आइडिया है तो उस आइडिया तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे आइडियाज़ हमें लेने होंगे. तो अगर हम 2047 पहुंचने के लिए 5-5 साल के भी छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो शायद हमारी रफ्तार और तेज़ होगी और हम 2047 से पहले भी विकसित हो सकते हैं, इस आशा के साथ. दूसरा एक आइडिया सर का जो बहुत अच्छा निकल कर आया है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको अपना कोर कॉम्पिटेंस अब बताना पड़ेगा कि उनके यहाँ की कॉम्पिटेंस क्या है, सो दैट इंडस्ट्री कैन डायरेक्टली अलाइन टू दोज इंक्यूबेशन सेंटर्स. सो दीज टू आइडियाज वी आर टेकिंग अ नोट ऑफ इट सर. एंड समय की कमी है इसलिए मुझे चीज़ों को समेटना भी होगा. तो मैं आखिर में प्रदीप सर से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारी यूथ जो यहाँ पर बैठी है, चूँकि मैं यूथ के बहुत क्लोज रहता हूँ तो मैं तो उन्हीं की आवाज़ बन के यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ इनवाइट भी करके लाए हैं हम लोग. तो प्रदीप सर, क्या आप हमारे यूथ को ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस वेंचर आइडिया उनके पास है तो भारत देश में क्या पैसे की कमी है उनके पीछे? ये बड़ा अच्छा सवाल है. बट आई मस्ट टेल यू दैट अगर आपका आइडिया अच्छा है, पहली बात तो यहाँ जितने भी साथी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं मैं उनको ये ज़रूर बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक आइडिया है और आप करने की क्षमता रखते हैं, आपका पैशन है, तो पैसा ही नहीं. अब भारत में पिछले 25 साल में बहुत चेंज आ गया, 15 साल में, पिछले 10 साल में बहुत. जब हम शायद आपकी स्टेज पे थे तब शायद एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कुछ नहीं था, पर आज तो सरकार, शिक्षाविद, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, ऐसा कोई इकोसिस्टम में हिस्सा नहीं है जो ये कह नहीं रहा हो कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. आप देखिए ऐसा कोई इकोसिस्टम में हिस्सा नहीं है, सरकार से लेकर आखिरी तक. सरकार भी कह रही है हम भी फंड बना रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी कह रही हैं हम इन्वेस्टर बन रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर साथ में आ रहे हैं, लोग मेंटर्स बन के आ रहे हैं, मतलब व्हाट नॉट. सो आई थिंक दिस इज गोल्डन टाइम फॉर यूथ की. अब वो बहुत आसान है, मतलब जैसे 10 साल पहले, 15 साल पहले ये मुहिम चालू हुई थी ना कि कौन सी कंपनी हमारे यहाँ कैंपस में आ रही है. कुछ दिनों बाद वो कैंपस में आने वाले अब इन्वेस्टर्स और मेंटर्स और वो लोग होंगे जो बच्चों को कहेंगे 5 साल बाद कि दोज हु वांट्स टू टेक देयर आइडिया फॉरवर्ड, वी कैन मेक इट हैपन. I think this needs a clap of hand from all the youth section of this audience. I think this will happen soon because
मैंने जैसा कहा ना, जैसा साहब कह रहे हैं कि एक इनोवेशन चाहिए, नया कुछ करने के लिए तैयार हैं. आई थिंक मद्रास IIT इज इनटू मेडिकल थिंग एंड एवरी नाउ इंक्यूबेशंस आर डेवलपिंग एज कोर कॉम्पिटेंस की वो किस में अल्टीमेटली करेंगे. कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे, कोई किसी में जाएंगे, कोई हेड टेक में जाएंगे, कोई. बट दिस विल हैपन एंड आई थिंक अमरजीत सिंह, नेक्स्ट 5 years वी विल सी दैट कंपनीज विल गो फॉर द कैंपस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो. I think this is the total representation of our economy who is sitting here. The industry association, the industry and the investors. That's how this gives the confidence that हम विकसित हो ही गए हैं, आप ऐसा मानकर चलें. एक चीज और ऐड करूंगा, बस छोटा सा. सस्टेनेबिलिटी बोल रहे थे, तो आप देखिए इन्वेस्टर्स भी अब केवल आइडिया पर, केवल एक कुछ आप जार्गन ले आए तो उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे. धीरे धीरे वो भी सब मैच्योर हो गए हैं. वो भी आपसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछते हैं सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरनमेंट का. अब वो जो एनवायरनमेंट का और ग्रीन एनर्जी का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो इन्वेस्टर्स भी हर स्टार्टअप से, हर नए व्यक्ति से पूछता ज़रूर है दैट हाउ यू विल कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट. सो आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट. हमारे यहाँ छात्र साथी भी हमारे साथ उपस्थित हैं और मुझे लगता है ये आपकी आवाज़ हैं जितने छात्र यहाँ बैठे हुए हैं. तो मैं संक्षिप्त में इन शॉर्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या अपेक्षा है या आइडिया है इस पूरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए. जैसा कि मैं अगर आप सबको बताना चाहूँ तो जैसे मेरा कोर्स जो है इसमें 2 साल का टाइम पीरियड है और इन 2 साल के टाइम पीरियड में मेरा ये मानना है कि हमें जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि इंटर्नशिप की होती है, वो होती है 30 to 45 डेज टाइम पीरियड की, जो कि उससे अगर हम बढ़ाएं तो अगर वो हम 2 साल में एक बार ना देकर 2 या 3 बार प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का नॉलेज ही अल्टीमेटली हमारा एक गोल है. क्योंकि 2 साल के बाद हम जिस भी कंपनी को एम कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी हम चाह रहे हैं, उसकी जब तक हमें इंडस्ट्री ओवरव्यू और ओवर नॉलेज नहीं होगी, हमें उस चीज़ का बेनिफिशियल नहीं मिल पाएगा. और जैसा कि अभी आप सबने बताया कि हमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल देखना है. लॉन्ग टर्म गोल जो कि हमारा 2047 का है, उसे शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर हमें अचीव करना है तो 5 years ब्रैकेट जो कि सर ने बताया उसे हम फॉलो अप करते चलें तो एक इंडिविजुअल का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा एंड वो इकोनॉमी को 2047 से कई पहले हम अचीव कर सकेंगे. नोटेड सर. ओके, क्योंकि इनकी आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है. इस विषय पर चर्चा तो हम बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं, पर समय की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजभवन को, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी और इस कार्यक्रम को संजोया और जो ड्रीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करने में कड़ी बने. तो हमारे राजभवन और हमारे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स के लिए एक ज़ोरदार एक ताली उनके लिए भी होनी चाहिए कि शॉर्ट नोटिस में भी ये कार्यक्रम बन पाया. आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़ोरदार तालियों से उस बात का हम समापन करेंगे कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम मन से तो विकसित हो चुके हैं, धन से भी 2047 तक होके दिखाएंगे. इस पॉजिटिव नोट के साथ जिस पैनल डिस्कशन का समाप्ति हुई है